अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज जो हम टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रिक्शन। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक्स के अंदर। एक दो टॉपिक जो थे शुरू वाले उसके अंदर फोर्स जो है वो अपोज करती है मोशन। फोर्स जो है वो अपोज करेगी मूविंग बॉडी को। चलती हुई चीज को जो फोर्स रोकेगी उस ऑब्जेक्ट को रोकेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो लिहाजा इसकी जो डेफिनेशन बेसिकली जो फोर्स है ना, अगर हम चलते हैं या किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं या किसी पर स्लाइड लेते हैं, हम अगर स्लाइड लेते हैं तो बेसिकली हमारी मोशन को कोई रोक रहा होता है, और जो उस मोशन को रोकेगा, जिस फोर्स से वो रोक रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। इसकी मिसाल एक सादा सी ले लें। आप बॉल को ऐसे ज़मीन पर फेंकें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। जब वो थोड़ी देर बाद रुकेगा तो उससे रोक कौन रहा था? जब वो ज़मीन के ऊपर चल रहा था या मूव कर रहा था, तो ज़मीन और जो है आप बॉल जो है उनके दरमियान जो कांटेक्ट था, वो जो रफनेस थी उस ज़मीन की, उसने उसे रोका, यानी कि चलती हुई चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई तो वहाँ पर क्या पैदा हुई? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी रुकेगा। तो डेफिनेशन इसकी फिर हुई फ्रिक्शन की, द फोर्स that causes the motion of a moving object is called friction। जिस तरह के अभी मैं बता रहा था कि बॉल ज़मीन के ऊपर हम फेंकते हैं, वो मूव होकर थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर वो रुक जाती है, तो उससे रोकने वाली एजेंसी कौन सी है? वो फ्रिक्शन पैदा होती है किस के दरमियान? ज़मीन और जो है बॉल के दरमियान। तो बेसिकली ये एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो, ठीक है। ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? बड़े फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड्स। अगर हम इसे देखें तो बेसिकली हम देखते हैं नेचर ऑफ टू सरफेसेस, जो के कांटेक्ट में आपस में, इन कांटेक्ट। नंबर 1 ये होगी। नंबर 2 प्रेसिंग फोर्स। इन चीज़ों के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड कर रही होती है। बॉल है उसमें रफनेस कितनी है, और जो ज़मीन है जिसके साथ वो कांटेक्ट करके मूव कर रही है, उन दोनों के जो है आपस में जो कांटेक्ट हुआ है उनकी नेचर कैसी है? स्मूथ है, रफ है, क्या है? और उनके ऊपर प्रेसिंग फोर्स जो हम लगा रहे होते हैं, जो उसके ऊपर लग रही होती है, वो कितनी है? अब प्रेसिंग फोर्स को आप समझ लें कुछ इस तरह कि आपके हाथ है, इन दोनों हाथों को आप रब करें, ठीक है। आप जब रब करेंगे तो आपको फील होगा ये दोनों हीट अप होना शुरू हो गए, यानी कि दोनों की सरफेस जो है आपस में कांटेक्ट में आई, और वो स्मूथ थी कि रफनेस थी, वो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल से ज़्यादातर पता चल जाता है। वैसे ज़्यादातर जो है वो स्मूथ नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी स्मूथ या मार्बल के ऊपर या आइस के ऊपर अपना हाथ को ना ऐसे स्लाइड करें उसके ऊपर, तो वो इजीली जो है स्लाइड हो जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? इसमें कम होगी। लेकिन अगर आप इसी टेबल के ऊपर ले ले, ऐसे हाथ अपना पाम को रखें और ऐसे जोर प्रेस कर उसे आप आगे की तरफ लेके जाए, तो वो मूव का कम होगा,
यानी कि उस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो फ्रिक्शन जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट और नंबर 2 पे है प्रेसिंग फोर्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप जो स्मूथ सरफेस के ऊपर आप स्लाइड करते हैं अपने हाथ को तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे प्रेस कर जोर लगाकर उसे प्रेस करके आगे की तरफ जाएंगे तो मूव होना मुश्किल होगा। यानी कि जो टू सरफेसेस है आपकी वो उनमें हार्डनेस या जो है ज़्यादा पोरस सरफेस होगी, जिसकी वजह से वो फिर फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगी और वो मूव कम करेगा। तो इस दुनिया में पहली बात तो सुन लें, कोई चीज़ 100% स्मूथ नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए देखें तो जितनी जो हैं सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसके अंदर टोए टिप्पे ज़रूर होंगे। आप अपने चेहरे की मिसाल ले लें, अगर इसे भी माइक्रोस्कोप में देखें तो ये तो कुछ इस तरह ये दिखाई देगा, ऐसे आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये हमारा चेहरा है, उसके अंदर ऐसे टोए टिप्पे होंगे। तो अब हम देखते हैं एक मिसाल पर से मैं इसे आपको समझा देता हूँ। हम 2 वुडन ब्लॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक, इससे ब्लॉक 1 कह रहे हैं, ये ब्लॉक 2 है, ये वुडन के दोनों, ठीक है। वुडन ब्लॉक है, ये दोनों स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल से इनकी जो दो सरफेस जो आपस में ये कांटेक्ट में है, ये जो कांटेक्ट में है, अगर इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये इस तरह आपस में कांटेक्ट में। चले मैं जरा ना इसको और कर देता हूं, यानी कि ये पहला ब्लॉक और ये जो है दूसरा ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये ब्लॉक 1 है और ये क्या है, ब्लॉक 2 की सरफेस, और दोनों इस तरह आपस में कांटेक्ट में। और ये जो दो पॉइंट्स जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स है, इन्हें हम कहते हैं कोल्ड बेल्ट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बेल्ट्स। अब ये देखें, ये आपस में तकरीबन ऐसे हैं, जब ये स्लाइड करेंगे तो ये कोल्ड बेल्ट्स जो है रप्चर्ड होंगे, यानी कि ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके फिर आगे निकलेंगे। तो फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा, जो जिसकी रफनेस ज़्यादा होगी, जिस टू सरफेसेस की रफनेस अगर ज़्यादा है तो समझे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और उसमें कोल्ड बेड्स जो हैं एक दूसरे को ज़्यादा रप्च करके आगे, यानी कि स्लाइड करके तोड़ कर ऐसे आगे निकलेंगे, और जिसकी वजह से हीट भी पैदा होती है टू सरफेस के इस तरह कॉन्टैक्ट होने से, अगर वो स्लाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम इस ब्लॉक को ऊपर हम प्रेसिंग फोर्स लगाते हैं, प्रेसिंग फोर्स, हम अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स, ज़्यादा फोर्स दबाकर इसे आगे स्लाइड करेंगे तो क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये कोल्ड ज़्यादा रप्चर होंगे, और उस सूरत में क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ ग्रेटर प्रेसिंग फोर्स होगी तो ग्रेटर फ्रिक्शन होगी, कम प्रेसिंग फोर्स होगी तो कम फ्रिक्शन होगी। तो लिहाजा ये डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रेसिंग फोर्स के ऊपर। फिर इसी तरह फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। फ्रिक्शन किसके इक्वल है, फ्रिक्शन जो है ये किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। जितनी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन फ्रिक्शन की एक हद है, ये इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस के साथ। तो ये यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ मैक्सिमम वैल्यू, इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द फोर्स। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, जहाँ से मैं करने लोगों से आप मार्क कर लीजिएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, नॉर्मल रिएक्शन पर, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड प्रेसिंग फोर्स, प्रेसिंग फोर्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट हैं। इसी तरह अगर आप जो है, अगर हम रेशो ले लें किसके दरमियान, अगर हम रेशो ले लें फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि आर। वैसे तो जो इसका फार्मूला है कि ये जो म्यू है, अगर हम रेशो ले रहे हैं किसके दरमियान जी, एक तो है रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। सॉरी, वो जो पीछे मैंने अभी आपको बताया था फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे हम रिप्रेजेंट बेसिकली करते हैं एफ एस के साथ, मैंने वहाँ पे म्यू लिखा था। तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये किसके इक्वल होता है, वेट के, एम जी के। इस आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एम जी। एफ एस जो हो गया वो किसके हो गया, म्यू एम जी। ये फॉर्मूला है, अगर टू सरफेसेस आपस में कांटेक्ट करती हैं और उनमें अगर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पे रेशो ले रहे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, जिसे हम प्रेसिंग फोर्स भी कहते हैं, यानी कि जो वेट के इक्वल है, यानी कि एम जी के। तो ये उसकी रेशो आ गई, फार्मूला आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ एस आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर किसके इक्वल है, एम जी के, ये एम जी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तो एफ एस इक्वल म्यू एम जी। देखिए, अगर हमें फ्रिक्शन की कहाँ नहीं ज़रूरत, हर चीज़ के अंदर हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। हम लिख रहे हैं, तब भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। यानी कि फ्रिक्शन के बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, हम चल ही नहीं सकते, हम लिख ही नहीं सकते, हमने किसी पिक्चर को हैंग करना, वो पिक्चर हैंग ही नहीं हो सकती। फ्रिक्शन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा अगर हमने फॉर एग्जांपल दौड़ना है या भागना है, तो हम शूज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्मूथ ना हो, स्मूथ ना हो। अगर स्मूथ शूज़ होंगे तो उससे जब आप रन करेंगे तो आप स्लिप होने के आपके चांसेस ज़्यादा है, और अगर आप किसी स्लिपरी रोड के ऊपर मूव करेंगे या भागेंगे तो उस सूरत में भी आप गिर सकते हैं। इसी तरह जो एथलीट्स हैं वो स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं जिनके सोल के ऊपर ऐसे थ्रेडेड बने होते हैं, स्पेशल डिज़ाइन थ्रेडेड होते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो इजीली भाग सकते हैं। और ये जो है पेज 74 पर ये दो शूज़ उन्होंने दिखाए हुए हैं, एक बिल्कुल स्मूथ है और एक जो है वो ग्राउंड ग्रिप उसकी ज़्यादा होगी, उसमें थ्रेडेड है, ताकि वो इजीली भाग सके फ्रिक्शन ज़्यादा होने से। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ा फ्रिक्शन से मुतालिक, फ्रिक्शन जो है
वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है, और फ्रिक्शन डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। वैसे तो कई फैक्टर्स इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर दो उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं। एक है नेचर ऑफ टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट, और दूसरा है प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। प्रेसिंग फोर्स जितनी ज़्यादा होती जाएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होती जाएगी। और फिर हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो पढ़ी थी ये दो ब्लॉक की, और हमने उससे देखा कि अगर माइक्रोस्कोपिंग में देखेंगे तो वो आपस में किस तरह ऐसे ज्वाइंट होते हैं, कोलराइड्स बनते हैं, वो रप्चर होते हैं जब वो उसको स्लाइड करें। अगर ऊपर हम प्रेसिंग फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर इसी तरह हमने कहा था अगर हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जिसे हम प्रेसिंग फोर्स बोलते हैं उसकी रेशो लें तो वो इक्वल होती है एक कांस्टेंट के, जिसे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ से हमने एक फार्मूला प्रूव किया था Fs = μmg। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक फ्रिक्शन। इसे होपफुली आपको समझ आई होगी, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। पेज 72 से लेकर 74 की फर्स्ट 2 लाइन तक ये आपका टॉपिक है। थैंक यू सो मच।